प्रदेश भाजपा आज नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को करेगी सम्मानित। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल भी होंगे शामिल। और रिसलदार बाबा के 215वें उर्स का समापन। मुख्यमंत्री ने की चादरपोशी। राज्यवासियों की बेहतरी एवं खुशहाली के लिए रिसलदार बाबा से मांगी दुआ। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन 21 अक्टूबर तक चलेगा। को संबोधित करेंगे। ये बैठक 21 अक्टूबर तक चलेगी। बैठक में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। इनमें विभिन्न देशों के मंत्री, पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। गौरतलब है कि महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय है और इसके कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वर्ष में एक बार बैठक की जाती है। लगभग 25 वर्षों के अंतराल के बाद भारत में इंटरपोल महासभा की बैठक हो रही है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल राइसी और महासचिव जोगन स्टॉक भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के निर्माण कार्य प्रगति की समीक्षा करेंगे। स्थल पर निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित भी करेंगे। लोथल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक था। ये परिसर करीब 3,500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसका निर्माण इस वर्ष मार्च में शुरू हुआ था। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख शहर है और ये मानव निर्मित प्राचीनतम पोतगाह की खोज के लिए जाना जाता है। लोथल में ये परिसर देश की ऐतिहासिक विरासत और धरोहर के प्रति यथोचित श्रद्धांजलि होगी। ये अपनी तरह की अनूठी परियोजना होगी जिसमें न केवल भारत की समृद्धि और विविध समुद्री विरासत प्रदर्शित की जाएगी बल्कि लोथल को विश्व स्तर का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में 70 नए प्रोजेक्ट्स उड़ान योजना के तहत शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है कि नागर विमानन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण करना है। वी हैव टू डेमोक्रेटाइज सिविल एविएशन। सिविल एविएशन इज नॉट मेंट फॉर द चोजन फ्यू। सिविल एविएशन मस्ट बी फॉर द कॉमन मैन, उड़े देश का आम नागरिक। एंड देयरफॉर द कंसिस्टेंट एफर्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन development of airport infrastructure in smaller cities, which will be the new growth areas in the days to come, to provide air connectivity through a viability gap funding mechanism to those unserved or underserved, असेवित या अल्पसेवित एयरपोर्ट्स में कनेक्टिविटी हम लोग प्रोवाइड करें। उस उद्देश्य के साथ उड़ान की योजना शुरुआत की गई। राज्य में 12 अक्टूबर से शुरू हुए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगातार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। इस कड़ी में आज कोडरमा जिले में विशेष शिविर का आयोजन अब से थोड़ी देर बाद होगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात में डिफेंस एक्सपो से इतर भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के बीच साझेदारी शांति, सुरक्षा और विकास पर आधारित है। Excellencies, India remains united with African countries in their quest for peace, security, stability, growth and prosperity.
India's partnership with Africa is centered on the 10 guiding principles articulated by Indian Prime Minister Sri Narendra Modi during his address to the Parliament of Uganda in 2018. Our Prime Minister had clearly stated that Africa will be at the top of our priorities. We will continue to intensify and deepen our engagements with Africa. Apart from the goals of developmental, commercial and technological partnership that India wants to forge with African nations, and the statement also covered cooperation in strengthening capabilities in combating terrorism and extremism, supporting UN peacekeeping missions and work for open and free oceans. डिफेंस एक्सपो 2022 की शुरुआत आज से गुजरात के गांधीनगर में हो रही है। डिफेंस एक्सपो एक बार फिर से वापस आ गया है। पिछली बार साल 2020 में हुए लखनऊ डिफेंस एक्सपो के बाद अब इसका आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होने जा रहा है। 18 से 22 अक्टूबर तक होने वाले इस बार के डिफेंस एक्सपो पिछली बार की तुलना में अधिक बड़ा होने जा रहा है। 19 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिफेंस एक्सपो का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। एक्सपो में 125 करोड़ से अधिक के निवेश की उम्मीद है। संभावना है कि एक्सपो में 400 से अधिक कंपनियां निवेश के लिए यहां पर MOU पर साइन कर सकती हैं। जो भारत कभी आज के कुछ वर्षों पहले दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर माना जाता था, आज वो हमारा भारत दुनिया की टॉप 25 जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनकी क्यू में आकर खड़ा हो गया है हमारा भारत। इस एक्सपो की थीम यानी पाथ टू प्राइड माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के दृष्टिकोण के सर्वथा अनुरूप है। इस बार एक्सपो में 1320 से लगाया गया है। गुजरात के लिए ये डिफेंस एक्सपो बेहद ही खास होने जा रहा है। गुजरात की कंपनियां 33 MOU पर हस्ताक्षर होने की संभावना कर रही हैं। इससे गुजरात में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की उम्मीद है। भारत के डिफेंस सेक्टर ने पिछले कुछ वर्षों में पूरे समर्पण के साथ पाथ टू प्राइड की तरफ कदम अपने आगे बढ़ाए हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर वैश्विक स्तर पर डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। गांधीनगर में आयोजित इस डिफेंस एक्सपो की कई विशेषताएं होंगी। इस एक्सपो में HAL द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ट्रेनर विमान का पहली बार प्रदर्शन होगा। इसके अलावा स्टार्टअप और उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए भी मदद की जाएगी। पहली बार 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस कार्यक्रम में पवेलियन स्थापित करेंगे। 5 दिवसीय आयोजन के दौरान पहले 3 दिन व्यापार के लिए एक्सपो होगा, जबकि 21 और 22 अक्टूबर आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। अब तक के सबसे बड़े इस भारतीय डिफेंस एक्सपो में जहां आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर है, तो कोशिश इस बात की भी है कि कैसे भारतीय रक्षा क्षेत्र के उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सके। वहीं ये मौका है कि जब हिंद महासागर क्षेत्र और अफ्रीकन साझेदारों के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूत करना और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान कर नए संबंधों को स्थापित करना। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि भारत के सामने डिफेंस एक्सपो 2022 एक मौका होगा जहां भारत पूरी दुनिया को ये बताना चाहेगा कि कैसे भारतीय रक्षा उत्पादन अपना विस्तार कई क्षेत्रों की ओर कर रहा है। डिफेंस एक्सपो 2022 जिसकी थीम ही है पाथ टू प्राइड, यानी हम प्रतिबद्ध हैं अपनी उस लक्ष्य को लेकर जो आत्मनिर्भरता की बात कहती है। और इस बार के डिफेंस एक्सपो में करीब 1300 कंपनियां भागीदारी निभा रही हैं, जिनकी पिछली बार संख्या करीब 1000 की थी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि डिफेंस एक्सपो 2022 एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है, जिससे बड़ी उम्मीदें हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर कुमार के साथ ओम प्रकाश दास, DD न्यूज के लिए गांधीनगर से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके स्थित मुख्यमंत्री आवास पर रवांडा गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त ऑस्कर करकेट्टा एवं माली गणराज्य में भारत के राजदूत अंजनी कुमार ने कल मुलाकात की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। मौके पर मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का भी मौजूद थे। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1542 नए मामले सामने आए हैं।
जबकि इस दौरान 1919 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 26,549 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के एक भी नए मरीज की पहचान नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 8 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,19,37,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश भाजपा आज नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित करेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में कल कार्यक्रम स्थल पर पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सम्मान समारोह को लेकर पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। राज्य के गांव-गांव से वे लोग रांची आ रहे हैं, जिन्होंने जनता का विश्वास प्राप्त किया है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। साल 2021 श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड सरकार ने राज्य भर में शुरू किया था आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। जब राज्य के कई सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार ने शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा, इस महाअभियान से 35 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ। कार्यक्रम की सफलता के बाद फिर से झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 12 अक्टूबर से किया जा रहा है। राज्य के कोने कोने में 2 चरण में आयोजित कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। पुनः झारखंड सरकार प्रारंभ करने जा रही है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। आप उन शिविरों में पहुंचे, योजनाओं का लाभ लें, दूसरों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जोहार। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। न्यायाधीश चंद्रचूड़ पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश होंगे जिनके पिता भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। न्यायाधीश चंद्रचूड़ को ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाता है। रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसलदार बाबा को 215वां उर्स सम्मेलन संपन्न हो गया। कल अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दरगाह पर चादरपोशी की एवं राज्य के लोगों की बेहतरी एवं खुशहाली के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हजरत कुतुबुद्दीन रिसलदार बाबा की दरगाह सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। इस दौरान राज्यसभा सांसद महुआ माझी, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, कुमार जयमंगल, दरगाह कमेटी के अध्यक्ष, महासचिव एवं सदस्य उपस्थित थे। दरबार में आना होता रहा। आज ये हर त्योहार पूरे साधारण तरीके से आम तरीके से मनाया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर बाबा के दरगाह में प्रसाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हम दुआ करते हैं और बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं कि देश राज मंचन भाईचारे का ये मजबूत हो, बंधन और मजबूत हो और हम सब लोग अमन जन से। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित मामलों की सुनवाई चल रही है। इससे पहले भी झारखंड विधानसभा परिसर में इस मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें वादी और प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपना अपना पक्ष रखा है। हालांकि अब तक फैसला नहीं लिया जा सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को
आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि बोकारो, गुमला, रांची, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़ और सिमडेगा जिले में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मधुकौन प्रोजेक्ट्स पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने रांची टाटा हाईवे का काम कर रही इस कंपनी की 80 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इस कंपनी पर शेल कंपनियों में निवेश कर हेराफेरी का आरोप है। भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी मनीता ने रांची के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण किया। मनीता क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय विदेश सेवा की प्रथम महिला अधिकारी हैं। वे 2016 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई हैं और वे रूसी भाषा की वक्ता हैं। अडानी फाउंडेशन की ओर से गोड्डा में संचालित अडानी कौशल विकास केंद्र ने 7 समुंदर पार सफलता का झंडा लहराया है। लंदन में अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर नॉट प्रॉफिट श्रेणी में प्रतिष्ठित स्टीवी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला यह पहला भारतीय संगठन है। रामगढ़ जिले के पतरातू लेक रिजॉर्ट परिसर में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। हालांकि इस घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने कहा कि वे अपने समर्थकों पर ही कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की हरकत हुई है वह शोभनीय नहीं है। पलामू जिला राजस्व उप निरीक्षक संघ ने धरना के 32वें दिन बैठक कर रणनीति बनाई। मौके पर संघ के उपाध्यक्ष रणविजय ठाकुर ने बताया कि रांची में मुख्य सचिव के घेराव कार्यक्रम में सभी कर्मचारियों को भाग लेने का निर्देश दिया गया है। लोहरदगा जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में लोगों ने एलईडी स्क्रीन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संदेश को प्रसारित किया जा रहा है। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 10 नवंबर को जिले में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम का जायजा लिया। उपायुक्त ने कार्यक्रम के मद्देनजर आयोजन स्थल चिन्हित करने को लेकर जिले के विभिन्न प्रखंडों का दौरा किया। धनबाद जिले के सभी प्रखंडों में भी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लाभुकों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। जिले के सभी प्रखंडों में आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री का वीडियो संदेश दिखाया जा रहा है। गोड्डा जिले के 7 प्रखंडों के 9 पंचायतों एवं नगर परिषद गोड्डा के वार्ड नंबर 6 एवं नगर पंचायत महगामा वार्ड नंबर 4 में आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विशेष आयोजन किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजया जाधव के नेतृत्व में जिला प्रशासन एमजीएम अस्पताल में मरीजों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इसी क्रम में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल अस्पताल का निरीक्षण किया और कई निर्देश दिए। आकांक्षी जिला योजना से मदद और प्रोत्साहन पाकर झारखंड के दुर्गम स्थानों में निवास करने वाले आदिवासी तथा आदिम जनजाति समुदाय के लोग भी खेतीबाड़ी और पशुपालन के जरिए अपना मुकाम बना रहे हैं। पेश है पूर्वी सिंहभूम जिला में तकरीबन 3000 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित खैरबनी पंचायत स्थित लखैडी गांव से ये खास रिपोर्ट।
पूर्वी सिंहभूम जिले का लखाईडीह गांव समुद्र तल से तकरीबन 3000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ के ऊपर बसे ग्रामवासियों का जीवन काफी संघर्षपूर्ण है, लेकिन उन्हें आकांक्षी जिला योजना से संबल मिल रहा है। इससे वे अपनी जिंदगी को आसान बनाने में जुटे हैं। यहाँ के मेहनतकश जनजाति समुदाय के लोगों ने 1 एकड़ से अधिक पथरीली और पहाड़ी भूमि में टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, बंधा गोभी और मिर्च की खेती कर उसे हरा भरा बना डाला है। इस इलाके में 2 एकड़ 40 डिसमिल में धान की खेती लाइन विधि से की जा रही है, जिसमें झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी स्थानीय लोगों को भरपूर सहयोग दे रही है। सब्जी और धान की खेती से जहां घरों में खुशहाली आ रही है, वहीं इससे कई लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। खेती करने की जानकारी भी बहुत मिले हैं, फिर दवा के लिए भी जानकारी मिले हैं, फिर इसमें हम लोग का रासायनिक खाद भी मिले हैं, जैविक खाद भी मिले हैं, तो बहुत लाभ मिले हम लोग को। हम लोग खेती कर रहे हैं, सब्जी, धान और टमाटर, भिंडी, मिर्चा। जल परियोजना के अंतर्गत जो हम लोगों ने गांव के लोगों को नई तकनीक विधि से, नई विधि से हम लोगों को खेती करने के बारे में जो उनको बताए थे, वो अब उसी के माध्यम से लोग अभी कर रहे हैं। इससे ये भी साबित होता है कि इस विधि के माध्यम से वो लोगों को काफी इससे लाभ प्रदान हुआ था। आकांक्षी जिला पूर्वी सिंहभूम में जनजाति समुदाय की आर्थिक दशा में सुधार लाने में पशुधन योजना भी काफी लाभदायक साबित हो रही है। जिले के खैरवानी पंचायत में सबर जनजाति समुदाय के बीच सूअर, बकरी और बतख वितरित किए गए हैं और उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। इस तरह के वैकल्पिक साधन से कृषि के साथ साथ उन्हें आमदनी बढ़ाने का एक और जरिया मिल गया है। 3 लाभुक को सुअर मिला था और 2 लाभुक को बकरी मिला था। तो उसमें से 3 लाभुक जो सुअर मिला था उनको भी बच्चा दिया गया है और उसको देखभाल के लिए मैं समय समय में इसके घर आता हूँ और उनको गाइडलाइन करता हूँ कि किस तरह से उसको खाना पीना खिलाया जाए और किस तरह से बीमारी से बचाया जाएगा। और इसको बेचने का तरीका हम समय समय में बताते हैं कि कैसे बेचेंगे। 2-5 हजार करके भी बिक्री होता है हम लोग गाँव शहर में, इधर इस गाँव में जैसे 2000-3000, और उससे हम लोग मुनाफा मिलेगा। हम लोग को सब लोगों को थोड़ा कुछ पूंजी बढ़ाने के लिए दिए हैं। बकरी और सुअर के आदिम जनजाति के वर्ग है, ये उनका कैसे पालन पोषण करके और बढ़ोतरी कर रहे हैं, आय में अपनी बढ़ोतरी कर रहे हैं। और ये जो परियोजना है ये बहुत ही सफल है। चारों तरफ से पहाड़ और जंगल से घिरा यह इलाका बहुत ही सुंदर है, जिसके कारण जिला प्रशासन इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में भी लगा हुआ है। साथ ही कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पहाड़ की चोटी पर मोबाइल टावर भी लगाने का प्रस्ताव है। लखाईडीह एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के बीच में नेचर के बास्केट की तरह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो एक पर्यटन को भी काफी आकर्षित करने के मुद्दे से अगर देखा जाए तो उसके विकास के लिए भी हमने एक वहाँ पे गेस्ट हाउस बनाने का प्रपोजल जो है वो पर्यटन विभाग को बना के भेजा हुआ है। दूसरा कि वहाँ पे मोबाइल टावर की कनेक्टिविटी काफी कम है, तो उसमें भी अभी मोबाइल टावर कनेक्टिविटी का काम शुरू हो गया है। पथरीली और पहाड़ी भूमि में खेती तथा पशुपालन को नया आयाम देकर यहाँ के जनजाति समुदाय के लोगों ने साबित कर दिया है कि अगर उन्हें आकांक्षी जिला योजना जैसे कार्यक्रमों का साथ मिले तो वे हर भूभाग को हरा भरा करने का जज्बा रखते हैं, क्योंकि पर्यावरण रक्षा और पशुओं से प्रेम उनके संस्कारों में बसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में स्क्रैप की बिक्री से 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। रेल मंत्रालय ने कहा कि रेलवे को पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 28% अधिक आमदनी हुई है। भारतीय रेलवे ने सितंबर 2022 तक पिछले साल की तुलना में 2003 करोड़ रुपए की तुलना में कुल 2,582 करोड़ रुपए की कमाई की। ये कमाई पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 28% से ज्यादा है। रेलवे के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कबाड़ की बिक्री से आय का लक्ष्य 4,400 करोड़ रुपए रखा गया था। भारतीय रेलवे ने स्क्रैप का संग्रह करने और इसकी ई नीलामी के जरिए बिक्री करने के माध्यम से संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। नई दिल्ली में आज अनुभव पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग कर रहा है।
जितेंद्र सिंह इस पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगे और पेंशन भोगियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पोर्टल को भी लॉन्च करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक पहला पेंशन वितरण बैंक बन गया है, जिसने अपने पोर्टल को पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के इस पोर्टल के साथ एकीकृत किया है। इससे पहले विभाग ने पेंशन भोगियों की शिकायतों के मूल कारण विश्लेषण किया था, जिसमें पेंशन से जुड़े विषयों को देखने वाले बैंकों के कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने मार्च 2015 में अनुभव नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शुरू किया था। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार के लोक कर्मचारियों जो आगामी महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके लिए सेवानिवृत्ति से पहले के परामर्श सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इसमें भविष्य पोर्टल व एकीकृत पेंशन भोगियों के पोर्टल, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन भोगियों के आयकर से संबंधित मुद्दों पर सत्र शामिल है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की एजीएम की बैठक आज मुंबई में होगी। सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सदस्य इस पर चर्चा करेंगे कि बीसीसीआई को आईसीसी चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए या फिर मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले को ही दूसरे कार्यकाल के लिए समर्थन देना चाहिए। आईसीसी के शीर्ष पद के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। आईसीसी बोर्ड की 11 से 13 नवंबर के बीच मेलबर्न में बैठक होगी। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष की रेस में पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं राजीव शुक्ला का उपाध्यक्ष, जय शाह का सचिव, आशीष शेलार का कोषाध्यक्ष, देवाजीत सैकिया का संयुक्त सचिव और अरुण धूमल का आईपीएल चेयरमैन बनना तय माना जा रहा है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं महासभा को करेंगे संबोधित। गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर के निर्माण कार्य की प्रगति की भी करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कोडरमा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। प्रदेश भाजपा आज नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को करेगी सम्मानित। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल भी होंगे शामिल। और रिसलदार बाबा के 215वें उर्स का समापन। मुख्यमंत्री ने की चादरपोशी। राज्यवासियों की बेहतरी एवं खुशहाली के लिए रिसलदार बाबा से मांगी दुआ।